सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पुलिस ने अगवा किए गए युवक संजीत यादव की हत्या की पुष्टि कर दी है। पैथोलॉजी कर्मी संजीत को 22 जून की रात हॉस्पिटल से घर आने के दौरान बर्रा इलाके में संजीत का अपहरण कर लिया गया था। परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। आरोप है कि पुलिस के कहने पर ही उन्होंने 13 जुलाई को फिरौती की 30 लाख की रकम भी दी थी, लेकिन संजीत नहीं लौटा और इस मामले में हिरासत में लिए गए 2 युवकों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि संजीत की 26 या 27 जून को ही हत्या कर दी गई थी और 29 जून को फिरौती की मांग की गई थी। यह खुलासा भी हुआ है कि पैसों के लिए संजीत के ही 6 दोस्तों ने उसका अपहरण किया था। संजीत के परिजनों ने इसी मामले को लेकर निलंबित बर्रा थाने के इंस्पेक्टर रंजीत राय, चौकी इंचार्ज और एसपी को जिम्मेदार बताते हुए उन पर धोखा देने का आरोप लगाया है। रंजीत राय को क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। 30 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच के। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडु नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। और हमारे साथ इस वक्त अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, क्या पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिली अपहरण से पहले भी, अपहरण के दौरान भी, हत्या से पहले भी और हत्या के बाद भी? देखिए, निश्चित तौर पर परिजनों का यही बड़ा आरोप है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने के लिए वो संबंधित चौकी पर पहुंचे थे तो पहले पुलिस ने टाला मटोली की और जब उसके बाद उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप हुआ तो मुकदमा जरूर पंजीकृत किया गया था, लेकिन अभी तक, यानी जब से संजीत यादव का अपहरण हुआ तब से लेकर कल देर रात तक पुलिस को फिलहाल कोई लीड हाथ नहीं लगी थी। हालांकि संजीत के 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर उन्होंने पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस की थ्योरी के मुताबिक उन 2 लोगों ने ही पैसे के लालच में संजीत यादव का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आधिकारिक तौर पर कानपुर के एसएसपी ने संजीत यादव की हत्या की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब ये पूरा मामला, अब आप कह सकते हैं, पूरी तरह से हाई प्रोफाइल होता हुआ जा रहा था। खुद प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था, सरकार पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए थे। उसके बाद सरकार की मशीनरी आप कह सकते हैं कि एक्टिव हुई थी जब इस पूरे मामले ने पॉलिटिकल जोर पकड़ना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के पास कोई लीड संजीत यादव की बरामदगी को लेकर नहीं लगी थी। फिलहाल संजीत यादव की हत्या कर दी गई है, इस बात की पुष्टि कानपुर के एसएसपी की तरफ से की गई है। परिजनों का यह आरोप है कि इसमें जो निलंबित चौकी इंचार्ज हैं रंजीत राय और इसके अलावा तमाम सारे और पुलिसकर्मी, उन लोगों ने लगातार उनको मतिभ्रम उनकी करने की कोशिश की, उनको तरह तरह की बातें बताई, लेकिन बावजूद वो उनके बेटे को नहीं बचा पाए। अशोक, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर देखा जाए पिछले 1 महीने के ही घटनाक्रम में कानपुर की जो पुलिस है वो सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ी नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पर ये संजीत यादव के प्रकरण के अलावा भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे जो चर्चित कांड रहा कानपुर शूटआउट, विकास दुबे का प्रकरण, बिकरू गांव से संबंधित जो पूरा मामला था, उसमें भी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में पुलिसकर्मियों की हीला हवाली, लीपापोती नजर आई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई। लेकिन खासतौर पर कानपुर में इधर अपराध के अगर घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो कई ऐसे बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसने कहीं ना कहीं कानपुर पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कार्रवाई के तौर पर भी जो संबंधित चौकी इंचार्ज या दरोगा या जो भी जिसकी मिलीभगत सामने आती रही उसको निलंबित किया गया, लेकिन अगर संजीत यादव के प्रकरण को आप देखिए तो कई दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस के हाथ लीड नहीं लगी है तो उसके बाद 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में देर रात में कानपुर के एसएसपी ने संजीत यादव की हत्या की पुष्टि की। लेकिन परिजनों का जो आरोप, बड़ा आरोप इस पूरे घटनाक्रम में है कि पुलिस लगातार उनको धोखा देती रही। पुलिस की बातचीत के आधार पर ही वो तमाम सारे जो घटनाक्रम घटित हुए उसमें पुलिस का सहयोग करते रहे। जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने संजीत यादव के नाम पर भी, विश्वास के आधार पर भी वो फिरौती की रकम दी गई, लेकिन उसके बाद भी ये बात सामने आते कि पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक आपका। और राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज सचिन पायलट कैंप की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। विधानसभा के स्पीकर के अयोग्यता नोटिस के खिलाफ
सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट को अपना आदेश पारित करने की इजाजत दे दी और आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हमारे साथ। तो शुक्रवार का वो दिन आ ही गया श्रीवत्सन, जिसको लेकर ये सारा सियासी जो है घमासान ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था, लेकिन आखिरकार आज का फैसला तो आना ही है। जी बिल्कुल, देखिए आज फैसला आना ही है हाईकोर्ट का, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक नया पेज सामने आया है। सचिन पायलट की खेमे की ओर से एक याचिका और दायर कर दी गई है। उन्होंने यह कहा है हाईकोर्ट में कि केंद्र को भी इसमें एक पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि संविधान के दल बदल कानून से जुड़ा यह मामला है। 10वीं अनुसूची को इसमें चैलेंज किया गया है, तो उसको भी पक्षकार बनाया जाए। केंद्र की बात भी सुनी जाए कि आखिरकार दल विरोधी कानून कहता क्या है स्पीकर के अधिकारों के बारे में। तो यदि हाईकोर्ट इसे स्वीकार कर लेता तो निश्चित तौर पर फैसला आने में कुछ देरी होगी, वरना अगर जज इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो बिल्कुल आज ही फैसला आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि भले ही हाईकोर्ट कुछ भी फैसला दे, लेकिन उसका फैसला ही अंतिम होगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जब SLP जो दायर की गई थी स्पीकर की ओर से, उस पर फिर से मामला सुनवाई कोर्ट बैठेगी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें जो फैसला लिया जाएगा वो अंतिम फैसला होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब स्पीकर अपने अधिकारों के साथ और कुछ छेड़छाड़ नहीं चाहेंगे। यही कारण है कि उन्हें जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद उन्होंने जो नोटिस बागी विधायकों को सर्व किया था उस पर अपनी ओर से कार्रवाई शुरू कर देंगे। और शायद सरकार भी यही चाहती है कि न्यायपालिका अपनी ओर से अपना काम करती रहे, लेकिन विधायिका को जो अधिकार है उसी के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, जो नोटिस दिए गए हैं बागी विधायकों को। और यही कारण है कि एक हफ्ते में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी बार राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले, उन्हें ताजा घटनाक्रम से अवगत कराया। और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही राजस्थान विधानसभा का एक संक्षिप्त सत्र भी बुला लिया जाएगा। श्रीवत्सन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज होगा। सीबीआई की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का इसी मामले में बयान दर्ज किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की विशेष अदालत रोजाना इस मामले की सुनवाई कर रही है। 31 अगस्त तक मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश है। हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये कितना समय लगता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराने में, और क्या आज जो बयान दर्ज होगा इसके बाद भी कोई और तारीख होगी या फिर आज ये बात पूरी खत्म हो जाएगी? देखिए, पूरी कोशिश होगी कि आज पूरा जो बयान, एक तरह से आप कहें कि अपना पक्ष रखना है। लालकृष्ण आडवाणी को करीब 49 लोग हैं जिन पर यह आरोप है, जिसमें से 17 लोगों का निधन हो चुका है, 32 लोगों का बयान लेना है और ज्यादातर लोगों का बयान धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। आज जो बयान होना है, दरअसल उससे पहले करीब 354 लोग के जो आप कह सकते हैं उनका बयान लिया गया था। उनके आधार पर सवाल क्वेश्चनर तैयार किया गया है, जिसको पूछा जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चनर होगा कि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो उन पर आरोप लगे हैं, जो एक तरह से गवाह के तौर पर जो गवाह 354 जो थे वो गवाह थे, जिनके आधार पर अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है। इनसे जो आरोपी 32 लोग हैं उनसे एक एक करके पूछा जाएगा। तो करीब 11 बजे शुरू होगी कार्रवाई। साथ में उनके वकील भी होंगे लालकृष्ण आडवाणी के। और सबसे बड़ी बात की जज जो है वो लगातार एक के बाद एक जो गवाहों ने अपनी बात रखी है उनके आधार पर इनसे सवाल पूछेंगे और उसका वो जवाब देंगे। तो ये लंबी कार्रवाई है। जो सूत्र के बता रहे हैं, जो उनके घर के नजदीकी जो है आडवाणी के, वो कह रहे थे करीब 3 से 4 बज सकता है, करीब 5 से 6 घंटे का पूरा हो सकता है, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा होंगे। और ऐसे में कोशिश ये है कि आज ये सारी चीजों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कोर्ट के पास भी वक्त बहुत कम है। 31 अगस्त तक उन्हें पूरी कार्रवाई कंप्लीट करनी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आज महत्वपूर्ण दिन है लालकृष्ण आडवाणी के लिए, और इसी के लिए अमित शाह ने 2 दिन पहले बाकायदा मुलाकात भी की। जी अमित, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
और आर्थिक मोर्चे पर चीन को भारत ने एक और झटका दिया है। अब सरकारी टेंडर में बोली लगाने के नियम बदल दिए गए हैं, जिससे चीन की कंपनियों के लिए भारत की राह अब मुश्किल होगी। गुरुवार को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सरकारी खरीद में बोली को लेकर आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक जिस भी देश की सीमा भारत से लगती है उसे अब सरकारी टेंडर में बोली लगाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही गृह मंत्रालय से क्लियरेंस भी लेनी होगी। नियम में इस बदलाव से अब चीन की कंपनियों के लिए सरकारी टेंडर में बोली लगाना मुश्किल हो जाएगा। आज भारत चीन के विदेश मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर की बैठक होगी। दोनों देशों के सीमा मामलों पर विचार विमर्श और समन्वय के लिए काम करने वाली संस्था WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की महीने भर में ये तीसरी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सीमा पर चल रहे भारत और चीन के बीच विवाद को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि WMCC का मकसद सीमा पर शांति कायम रखने के लिए दोनों देशों के बीच सलाह मशवरा और तालमेल बनाने का काम करना है। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहला भूकंप महाराष्ट्र के पालघर में रात 12:26 पर आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 मापी गई। और दूसरा भूकंप सुबह 5:11 पर जम्मू कश्मीर में आया है, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3 थी। जम्मू कश्मीर में आए भूकंप का केंद्र 89 किलोमीटर पूर्वी कटरा में था। हालांकि फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज रात 8 बजे से 10 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। अगले 10 दिन तक शहर के साथ ही सीमाएं भी बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सर्विस जारी रहेगी और जरूरी होने पर ई पास के जरिए ही कोई आ जा सकेगा। लॉकडाउन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बकरीद को लेकर मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार ने दो टूक कह दिया है कि त्योहारों से ज्यादा जनता की जान कीमती है। और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। घरों के अंदर किसी को कोई त्योहार मनाने से रोका भी नहीं गया है। हमने तो हाथ जोड़ के बहनों से भी निवेदन किया कि ई राखी के द्वारा मना ले। इसलिए कोई भी धर्म अपने घर के अंदर रहे, घर के अंदर जैसे त्योहार मनाना है मनाए। और आइए सीधे रुख करते हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, आखिर ये समस्या क्या है? त्योहार को इसमें बीच में क्यों लाया जा रहा है, चाहे कोई भी धर्म हो? ये बीमारी से बचना ज्यादा जरूरी है या फिर अपने त्योहार एक साल नहीं मनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल त्योहार की वजह यह है कि जो 10 दिन का लॉकडाउन लग रहा है आज रात से, उसमें एक त्योहार जो 1 तारीख को पड़ेगा वो ईद है और दूसरा है कि राखी है। लेकिन आपत्ति जताई जा रही है ईद को लेकर, क्योंकि मुस्लिम संगठन और खास तौर पर भोपाल से मुस्लिम विधायक है जो कांग्रेस से, उनका आरोप है, उनका ये कहना है कि इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था तब ईद और रमजान का त्योहार था, तब लोगों ने इनकी अपील को माना था। लेकिन जानबूझकर सरकार ने फैसला लिया है कि 10 दिन के लॉकडाउन में जो ईद पड़ रही है इस बार बकरीद, उस पर आपत्ति जताई है कि वो ईद का त्योहार है तो उसको आगे या तो आगे बढ़ाया जाए या फिर इस तरह की परमिशन दी जाए कि जो कुर्बानी दी जाती है ईद पर वो एक सोशल डिस्टेंस के साथ और एक अलग जगह बनाकर इसको देने की परमिशन दी जाए। इसको लेकर जो है कांग्रेस के विधायक या मुस्लिम संगठन वो सामने आए हैं। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए, जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में जो केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, सरकार ने भी साफ कर दिया है कि त्योहार अपनी जगह है, लेकिन जो लॉकडाउन है कम से कम उस तरफ तो ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की जो आपत्ति है विवाद का विषय बन चुकी है। और खास तौर पर जो बात की जाए, अगर जो कांग्रेस के विधायक हैं भोपाल से, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर लॉकडाउन लगता भी है और इस दौरान अगर 1 तारीख को जब ईद होगी तब वो कुर्बानी देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। इस तरह की उन्होंने चेतावनी दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो परिस्थितियां हैं भोपाल में विवाद का विषय बन चुकी है। हालांकि ऐसे जी विपिन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा अब 12 लाख के पार जा पहुंचा। 24 घंटे में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 45,720 केस सामने आए, तो मौतों की भी रिकॉर्ड संख्या 1,129 सामने आई। देश में अब संक्रमितों की तादाद बढ़कर 12,38,635 हो गई है, जबकि अब तक 29,861 जान जा चुकी है।
यूपी में भी 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2529 मामले सामने आए, जबकि 36 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 55,588 पर जा पहुंचा है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,298 हो गई है। यूपी में फिलहाल कोरोना के 21,003 एक्टिव मामले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।